गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th क्लास में फर्स्ट और थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपन सेकंड चैप्टर है वो बाद में पढ़ेंगे, और ये पहले बायोलॉजी की चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, साथ में आपकी 10th क्लास की बायोलॉजी का पोर्शन पूरा हो जाएगा। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इसकी बात करते हैं। देखो ये चैप्टर क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी बात करेंगे। और इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं उसकी भी अपन बात करेंगे। देखो सबसे पहले प्रतिरक्षा और रक्त समूह। प्रतिरक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है इम्यूनिटी। आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं इम्यूनिटी क्या होता है, कि इसकी इम्यून सिस्टम मजबूत है, इसका कमज़ोर है। और रक्त समूह आप जानते हैं, रक्त मतलब ब्लड, समूह मतलब ग्रुप। तो पर इसमें पढ़ेंगे कि रक्त, जैसे आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा कि भाई कुछ बच्चों को पता होगा ब्लड ग्रुप क्या है आपका, सबको पता होना चाहिए कि किसी का ए है, बी है, ओ है, ए बी है, ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इस सभी की अपन इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ए कैसे होता है, सब में अलग अलग कैसे होता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसका ले सकता है, इन सभी की बात अपन इसी चैप्टर में करेंगे। अपन पहले शुरुआत करेंगे प्रतिरक्षा से, इम्यून सिस्टम से शुरू करेंगे कि प्रतिरक्षा क्या होता है। देखिए सबसे पहले सिंपल सी बात करें अपन, प्रतिरक्षा, दो वर्ड काम आएंगे, एक तो प्रतिरक्षी, एक आएगा प्रतिजन। एंटीजन, और इसे बोलते हैं एंटीबॉडी। इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, एंटीबॉडी, और यह होता है एंटीजन। प्रतिजन, एंटीजन। देखो सबसे पहले दो वर्ड की बात करते हैं, फिर प्रतिरक्षा पे आएंगे। देखो प्रतिजन का मतलब होता है कि वह पदार्थ जिससे आपके शरीर को नुकसान होता है। जैसे आप बहुत सी, जैसे दुर्गंध से, आप किसी गली से जा रहे हो, बहुत ज़्यादा दुर्गंध है, उससे अपन को प्रॉब्लम हो रही है, वो एक प्रकार से आपके प्रतिजन का कार्य है। धूल के कण हैं, हवा के कण अपने आंखों में चले गए, नाक में चले गए, अपन को छींके आने लगे, आंसू आने लगे, प्रतिजन है। मतलब वह पदार्थ जो अपन को, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिजन कहलाता है। तो कोई सा भी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए जीवाणु अपने शरीर में चले गए, विषाणु चले गए, प्रोटोजोआ चले गए, या दूसरी जल पी लिया, कुछ भी हो गया, उससे आपके शरीर की क्रियाएं प्रभावित हो रही है, सामान्य क्रियाएं नहीं हो रही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रतिरक्षी की। तो प्रतिरक्षी क्या होता है कि जब भी अपने शरीर में प्रतिजन जाएगा, तो अपने शरीर में एक नेचुरल पावर है, एक ताकत है अपने शरीर में, वो क्या करती है, इस प्रतिजन को रोकती है कि भैया तू रुक जा, ठीक है। अपने शरीर को क्या करती है, बचाने का कार्य करती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी बोलते हैं। तो प्रतिजन, प्रतिरक्षी, शरीर में आने वाला कोई भी पदार्थ जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अपने शरीर को हानि पहुंचा रहा है, प्रतिजन। और जब ये प्रतिजन अपने शरीर में आएगा, तो अपने शरीर अपना आप क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी बनाएगा, और ये प्रतिजन को क्या करेंगे, इनमें लड़ाई होगी और प्रतिजन को रोकने की कोशिश करेगी। मान लीजिए आपका शरीर मजबूत है, आपका शरीर में क्षमता ज़्यादा है, तो आपका प्रतिरक्षी इस प्रतिजन को नष्ट कर देगा और आपको बीमारी नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और मान लीजिए आपका शरीर कमज़ोर है, तो आप क्या होगा, प्रतिरक्षी जो है वो प्रतिजन क्या होगा, प्रतिरक्षी पर हावी हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाएंगे। ये होता है प्रतिजन, प्रतिरक्षी। अब देखो प्रतिरक्षा क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ, आप समझिए, अपने शरीर में एक ऐसी ताकत है, नेचुरली सब में होती है, ठीक है। जैसे ही आपको पता होगा, अपन बहुत से ऐसी जगह से गुजरते हैं, बहुत सी जगह, कभी अपन को ठंड लगती है, जुकाम लगती है, 1-2 घंटे बाद में तैयार हो जाते हैं, कभी सर दर्द होता है, 1-2 घंटे बाद में तैयार हो जाते हैं, कभी हल्का सा बुखार आता है, थोड़ी देर में तैयार हो जाते हैं। तो अपन को पता ही नहीं चलता, अपना शरीर उसको मैनेज कर लेता है। तो अपने शरीर में एक ऐसी ताकत है जो अपने शरीर में आने वाले कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, हानिकारक कोई भी पदार्थ है, उससे लड़ने की क्षमता होती है, और अपन बीमार नहीं पड़ते हैं। और मान लीजिए यदि ये क्षमता कम हो जाती है, तब अपन बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रतिरक्षा क्या है कि अपने शरीर में जब भी कोई रोगाणु, कीटाणु, विषाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो उससे अपना शरीर क्या करता है, उसके प्रति उनको रोकने की कोशिश करता है और उनको नष्ट कर देता है, तो उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। नाम ही है रक्षा करना, प्रतिरक्षा। प्रति वर्ड का मतलब होता है साइंस में अपोजिट, ठीक है ना। तो अपने शरीर में आपके जो इम्यूनिटी पावर जो अपने शरीर में, देखो, और आपने सुना होगा, बोलते हैं ना, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साल में बहुत बार बीमार पड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी साल भर छुट्टी नहीं लेते, बीमारी नहीं होता, मतलब उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। अब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कैसे होता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने का तरीका देखो, आप व्यायाम कीजिए, अच्छी आदतें डालिए, हाथ धो के खाना खाइए, साफ़ सुथरा पानी पीजिए,
पौष्टिक चीज़ें खाइए, योगा कीजिए, इससे अपना शरीर क्या होता है, मजबूत बनता है। और आपका शरीर मजबूत बनेगा मतलब आपको प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ेगी, और जब प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ेगी तो आपको छोटी मोटी बीमारी से पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, अभी कोरोना वाला चल रहा है, तो जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिनकी प्रतिरक्षा शरीर की कम होती है, वो आपको उनको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मान लीजिए जिनका इम्यून सिस्टम बढ़िया, जिनकी आदतें अच्छी, जो सुबह उठ के योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, रनिंग वॉकिंग जो भी करते हैं, खाना टाइम पे खाते हैं, खाने की लिमिट होती है, कब खाना खाना है, कौन सा खाना, जैसे दही रात को नहीं खाना चाहिए, कब कौन से फ्रूट दोपहर को खाने हैं, कौन से सुबह खाने, सब पता होता है। एक संतुलित भोजन लेते हैं, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था संतुलित भोजन क्या होता है, वो लेते हैं तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, और उनको कोरोना हो भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अपना शरीर इतना मजबूत होता है कि छोटी मोटी बीमारियों से लड़ सकता है। ठीक है, जब आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, ऑलरेडी आप बीमार है, फिर आप में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रतिरक्षा क्या है कि अपने शरीर में एक नेचुरल प्राकृतिक पावर है जो अपने शरीर में आने वाले कीटाणु विषाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रतिरक्षी प्रतिजन समझ में आ गया होगा कि प्रतिजन का मतलब जब भी अपने शरीर में कोई भी चीज़ आती है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिजन। वो कुछ भी हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कीटाणु हो सकता है, दूषित जल हो सकता है, दूषित हवा हो सकती है, कुछ भी, धूल के कण जो आपको एलर्जी एक प्रकार की छींक आने लग जाती है वो हो सकता है। और प्रतिरक्षी क्या है कि जब भी अपने शरीर में ये प्रतिजन आएगा तो प्रतिरक्षी क्या, प्रतिजन आएगा तो शरीर अपना, देखो अपना प्रतिरक्षा शरीर की वो क्या करेगी, इस प्रतिरक्षी को बनाएगी जो इस प्रतिजन को क्या करेगी, नष्ट कर देगी। मान लीजिए आपके शरीर का प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ये प्रतिजन को नष्ट कर देगी, पता ही नहीं चलेगा बीमारी हुई कि आपको महसूस नहीं होगा, कब अपने शरीर में कीटाणु जीवाणु विषाणु आए और कब चले गए। और मान लीजिए आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है तो ये प्रतिजन हावी हो जाएगा और अपन बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षा क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन शरीर से संबंधित और आपके प्रतिरक्षा से जुड़ी हुई तंत्र की आपके जो क्रियाएं होती है अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। कि भाई इससे अपन शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उनसे संबंधित, शरीर में एंटीबॉडी कैसे बनती है उनसे संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर किया जाता है, इम्यून सिस्टम के अंदर किया जाता है। अब देखो प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसमें कौन कौन से अपने ऐसे अंग है जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, कौन कौन से ऐसी क्रियाएं हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई प्रतिरक्षा तंत्र की जो क्रियाएं हैं वो क्या होती है, उनकी बात करेंगे अपन। कि भाई प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उनकी बात करते हैं, वो चीज़ें क्या पाई जाती है, उनके उन्मूलन कैसे करते हैं, उनको कैसे रोकते हैं, उन सभी की बात करेंगे। तो अपन बात करें, देखो प्रतिरक्षा कैसी होती है, मैंने भी आपको बताया प्राकृतिक, एक हो, देखो प्रतिरक्षा दो प्रकार की हो सकती है, तो बोर्ड साफ कर लेते कि भाई प्रतिरक्षा जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। प्रतिरक्षा को एक लाइन में पढ़ें, एक शब्द समझें तो रोगाणु से लड़ने की क्षमता, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, आपके प्रतिरक्षा कहलाएगी, इम्यूनिटी कहलाएगी आगे। ठीक है, और रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है और जिसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो प्रतिरक्षा है ये दो टाइप की हो सकती है कि प्रतिरक्षा जो है वो कितने प्रकार की होती है अपने शरीर में। एक तो वो होती है जो अपन को जन्म से मिलती है, जिसे बोलते हैं जन्मजात, एक होती है उपार्जित या अर्जित जो अपन वातावरण से, बाह्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं। जैसे इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, वो किस में आते हैं, उपार्जित अर्जित में आता है। और जन्मजात मैंने अभी आपको बताया कि जन्म से अपने शरीर में पाई जाती है, अभी पढ़ेंगे कौन कौन सी जन्मजात है, कौन सी उपार्जित है, इनकी भी बात करेंगे। तो जन्मजात और उपार्जित की बात होगी। अब देखिए कि भाई जन्मजात, अभी मैंने पूरा आपको समझाया जन्मजात कैसे होती है, और रोगाणुओं से। अब देखो कौन कौन से ऐसे अंग है जो प्रतिरक्षा में योगदान देते हैं, तो देखो अपने शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, वो कोशिकाएं भी क्या करती है, आपके प्रतिरक्षा में योगदान देती है। इसके अलावा आपके लसिका, नाम सुना होगा लसिका, अभी बता देता हूँ, लसिका है, लसिका पर्व या लसिका गांठे बोलते हैं, लसिका पर्व हो गया। उसके बाद देखिए आप अस्थि मज्जा है, थाइमस ग्रंथि है, यकृत है, ये सभी प्रकार के आपके प्रतिरक्षा तंत्र में योगदान देते हैं। कहीं ना कहीं इनका आपके शरीर को मजबूती प्रदान करने में इनका योगदान होता है। देखो लसिका क्या है कि रक्त जब अपनी नलिकाओं में बहता है तो रक्त एक दाब के साथ बहता है। ठीक है,
अभी पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में कि भाई दाब रक्त का जो होता है, संकुचन होता है तो दाब कितना होता है, शीतलन होता है तो दाब कितना होता है। ब्लड प्रेशर वाला पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर 120 से 80 के बीच में मैंने आपको बताया था, याद रखना आपको, ठीक है। सिस्टोलिक और आपके डायस्टोलिक, तो ये रक्त दाब के साथ बहता है। जब रक्त दाब के साथ बहता है और फिर जब ये केशिकाएं क्या होती है, धमनी और शिराएं जो होती हैं उनसे पतली पतली नलिकाएं और निकलती है, उसे बोलते हैं केशिका। जब केशिकाओं से छन के बाहर जाता है, जब रक्त में दाब नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। लसिका और रक्त में फ़र्क क्या मुख्य रूप से कि भाई लसिका में देखो रक्त में क्या होता है, रक्त के अंदर क्या होता है, जैसे आरबीसी होती है जैसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी होती है जैसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और एक होती है प्लेटलेट्स होती है या जैसे बीमाणु भी कहते हैं। ये क्या होता है, रक्त में होता है। लसिका में क्या होगा, आरबीसी नहीं होगी और प्लेटलेट्स नहीं होंगे, सिर्फ क्या रहेगी, डब्ल्यूबीसी रहेगी, ठीक है। और क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में क्या होता है, ये और साथ में प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये आरबीसी और प्लाज्मा जो होता है उसे क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। तो ये लसिका पाई जाती है। लसिका पर छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जिसे अपन टॉन्सिल बोलते हैं, जो अपने बगल में, गले में यहाँ पाई जाती है, जो अपने शरीर को क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान, मजबूती प्रदान करती है। अस्थि मज्जा आपको पता है, ये आपके बोन मेरो कहा जाता है। फिर है थाइमस ग्रंथि, ये आपके बचपन में सक्रिय होती है, बहुत ज़्यादा प्रतिरक्षा उम्र के बढ़ने के साथ ये धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। यकृत आपको पता ही बहुत सी चीज़ों को लड़ने से, निराविशीकरण में, जब कोई जहरीला पदार्थ चला जाता है उसको नष्ट करने में, भोजन के पाचन में, सब में योगदान होता है। तो ये सभी कुछ ऐसे भाग है जो अपने प्रतिरक्षा को क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि प्रतिरक्षा जो है, इनकी बात करते हैं कि प्रतिरक्षा जो है वो कितनी प्रकार की होती है। तो प्रतिरक्षा जो विधि है प्रतिरक्षा की, इस 2 विधियों में पढ़ते हैं। प्रतिरक्षा भी पढ़ा था, जन्मजात उपरहित, इनकी बात करेंगे कि भाई इनके एग्जाम्पल क्या है। तो इसको 2 भागों में पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट है कि भाई प्रतिरक्षा के भाग पढ़ रहे हैं। प्रतिरक्षा विधि ये आपके 2 भागों में होती है। पहला है स्वाभाविक और पहले स्वाभाविक, एक दूसरा है आपके उपार्जित। तो पहले स्वाभाविक की बात करेंगे। इसे स्वाभाविक कहते हैं, इसे सामान्य भी कहते हैं, ठीक है। तो अपन इसकी नामों की बात करेंगे कि स्वाभाविक, सामान्य, प्राकृतिक, निर्दिष्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके इसके मुख्य रूप से आते हैं। तो आप सिंपल से याद रखिए, स्वाभाविक, सामान्य, प्राकृतिक, देखिए, ठीक है। बस इतना से 3 नाम याद रख लीजिए, अपना काम निकल जाएगा। सिंपल से नाम याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा नाम याद करना तो भी कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा साथ में आपके। स्वाभाविक, सामान्य, प्राकृतिक। स्वाभाविक, प्राकृतिक, सामान्य क्यों कहा जाता है, एक देखो जन्मजात भी कहते हैं इसको, जन्मजात, ये याद तो करना ही है, जन्मजात, ठीक है। स्वाभाविक, सामान्य, प्राकृतिक, जन्मजात। प्राकृतिक और जन्मजात का एक ही मतलब हो गया, जन्म से जो नेचुरली पाई जाती है। सामान्य क्यों कहते हैं कि ये अपने शरीर में सभी जितनी भी कोई भी प्रतिजन आएगा उसके क्या करेगी, समान रूप से कार्य करेगी। किसी विशिष्ट प्रतिजन के प्रति कार्य नहीं करती, भाई वो चीज़ आगे उसके लिए ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी प्रकार का प्रतिजन अपने शरीर में आएगा, सबके लिए समान रूप से व्यवहार करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सामान्य। और नेचुरली और जन्मजात, जन्म से ही पाई जाती है, इसलिए जन्मजात भी कहते हैं। इसके देखो 4 प्रकार पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से स्वाभाविक में आते हैं या जन्मजात आते हैं। तो पहला आपके आते हैं भौतिकीय, ठीक है। देखो इसको जन्मजात विधि भी कहते हैं, विधि नाम दे रखा, ध्यान रखना है। विधि, स्वाभाविक विधि, सामान्य विधि, प्राकृतिक विधि, जन्मजात विधि, एक ही बात है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका पहला प्रकार है आपके जो भौतिक विधि है, उसके द्वारा कैसा होता है उसकी बात करेंगे कि भाई भौतिक है उसके क्या बात है, उसके क्या क्रियाएं होती हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक। इसके क्या है, 4 इसके अंदर ऐसे भाग पाए जाते हैं जो इसकी मुख्य योगदान देने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इनको अवरोध भी कह सकते हैं। तो ये देखो 4 प्रकार के अवरोध है जो अपने शरीर में क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से प्रतिजन को रोकने का कार्य करते हैं। तो इसे भौतिक या भौतिक अवरोध भी कह दीजिए, एक ही बात है आप, ठीक है। अब देखो कौन कौन से ऐसे भौतिक अवरोध है जो अपने शरीर में प्रतिजन जो आते हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं। तो भौतिक अवरोध में देखिए सबसे पहले आपके जो है कि भाई अपने शरीर में इनमें कौन कौन सी, देखो आपने देखो होगा नाक, श्वसन, देखो नाक में 2 छेद होते हैं, नाक है, फिर अपने श्वसन नली है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे बालनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है आपकी सीलिया, ठीक है।
मतलब हिंदी में कहते हैं इसको, देखो इंग्लिश वर्ड है सीलिया, कसाब और पक्षमाप कहते हैं हिंदी में, कसाब व पक्षमाप। इंग्लिश में बोला जाता है सीलिया और फ्लेजेला। आप जो भी इच्छा हो याद कर लीजिए, ठीक है, सीलिया करें या फ्लेजेला करें, आपकी जो इच्छा हो याद कर लीजिए। तो ये कसाब या पक्षमाप पाए जाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे बालों में संरचना होती है, जो इनका कार्य क्या है, जैसे धूल के कण हैं, छोटे जीवाणु है, विषाणु जो अपने नाक में से शरीर के अंदर जाना चाहते हैं, उनके बाल रोक लेते हैं। तो ये एक प्रकार का भौतिक अवरोध हो गया कि भाई अपने शरीर में हानिकारक पदार्थों को जाने से रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा अपने शरीर में नाक में, गले में, पूरे शरीर में म्यूकस पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, श्लेष्मा कहते हैं, श्लेष्मा या म्यूकस, एक ही बात है, ये पाई जाती है। मान लीजिए इन बालों से या सीलिया फ्लेजेला से छंट के अंदर चले भी गए तो इस म्यूकस के अंदर क्या हो जाते हैं आपके, ये जो छोटे जीव है, हानिकारक जीव है, जीवाणु विषाणु, धूल के कण और कोई पदार्थ या परागकण है, जो भी है वो क्या होता है, इनमें चिपक जाते हैं और अपने शरीर के इस प्रकार से अपना शरीर क्या करता है, सुरक्षा करता है। श्लेष्मा क्या होता है आपको पता ही है, आप जानते हैं, अपने मुंह नाक के अंदर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है, सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। जब नाक में एक सेनेटेरियन झिल्ली पाई जाती है, जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो इसका स्तरण बढ़ जाता है। अपने यहाँ श्वास नली में भी पाई जाती है, आहार नली में भी पाई जाती है। श्वास नली में इसलिए भोजन नली में पाई जाती है, भोजन आसानी से क्या हो, आमाशय तक पहुँचे, इस प्रकार से क्रिया होती है। अपन पाचन तंत्र वाले चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में और चर्चा करेंगे। श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे श्लेष्मा म्यूकस के बारे में, ठीक है। तो ये भौतिक अवरोध हो गया, नेचुरली आपके क्या हो रहा है कि रोकने का कार्य कर रहा है। किसको, अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिरक्षा का हो गया, अपना शरीर जो भी बाहरी पदार्थ आ रहे हैं उनको रोकने का कार्य। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक जन्मजात, तो जन्म से ही अपनी चीजें पाई जाती है। दूसरा आपके आता है रासायनिक अवरोध। कि भाई अपने शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो इनको रोकने का कार्य करता है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई आमाशय के अंदर क्या बनता है, कौन सा अम्ल बनता है आमाशय के अंदर, HCl बनता है, जो भोजन के पाचन में योगदान देता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके अलावा ये जो योनि है, मादा जननांग जो होते हैं, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, आपके अम्लीय पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे संक्रमण नहीं होता है। इसके अलावा जैसे आपके आंसू हैं, लार है, पसीना है, इनमें भी क्या पाए जाते हैं, देखो आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, लार में आपके एमाइलेज पाए जाते हैं, पसीना जो है इनमें भी क्या पाए जाते हैं, कुछ लवण आयंस पाए जाते हैं। तो ये अपने शरीर का क्या करते हैं, संक्रमण से, बाहरी आघात, बाहरी जीवों से उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मुंह में जब घाव लग जाता है जल्दी तैयार हो जाता है। इसका क्या लॉजिक है कि मुंह में क्या होता है, मुंह में लार बनती है, लार में क्या पाया जाता है, आपके एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, घाव पैदा नहीं होने देता, आपके संक्रमण नहीं होने देता, जीवाणु विषाणु को पनपने नहीं देता है, तो जल्दी तैयार हो जाता है। इसके अलावा आंसू जो होते हैं, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। आंसू आने से आंखों में संक्रमण कम होता है, आंखें अच्छी रहती है, ठीक है, आंसू स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी रासायनिक पदार्थ है जो अपने शरीर में जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, जो भी हानिकारक पदार्थ है, प्रतिजन है, उनको रोकने का कार्य करते हैं। और अपन प्रतिरक्षा में क्या पढ़ते हैं, जन्मजात, जन्म से पाई जाने वाली प्रतिरक्षा जो अपने शरीर की सुरक्षा कर सके, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि भाई इसके तीसरा प्रकार जो पाया जाता है उसकी बात करेंगे, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें उनकी बात करते हैं। तीसरे में आपके देखो मुख्य रासायनिक अवरोध पढ़ेंगे। तीसरा जो आपके क्या है, रासायनिक अवरोध, सॉरी रासायनिक हो गया, कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध क्या है, इसकी बात करते हैं। कोशिकीय अवरोध क्या, अपने शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो अपने शरीर में जब प्रतिजन, अब तो समझ गए होंगे, प्रतिजन वह पदार्थ जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो जीवाणु है, चाहे विषाणु है, चाहे वो आपके आप कोई आपके हेलमिंथ्स ले लीजिए, धूल के कण ले लीजिए, परागकण ले लीजिए, कोई भी हानिकारक जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो सभी प्रतिजन है। तो जब अपने शरीर में प्रतिजन प्रवेश करता है तो कुछ कोशिकाएं ऐसी है अपने शरीर में जो उस प्रतिजन को नष्ट कर देती है। कौन कौन सी कोशिकाएं, तो WBC जो मैंने आपको बताया था, व्हाइट ब्लड सेल, इसके प्रकार पढ़ेंगे आप, अभी डिटेल में है नहीं, आपके दो प्रकार की होती है, कणिकावत है, कणिकावत में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो WBC के प्रकार होते हैं आपके, मैक्रोफेजेज है, याद कर लीजिए एक दो नाम को, ज़्यादा याद करने की जरूरत है, मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ठीक है, ये इंटरफेरॉन, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट,
कुछ ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो क्या करती है, अपने शरीर में आने वाले हानिकारक पदार्थ को रोकने का कार्य करती है। WBC वाइट ब्लड सेल है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिरक्षा का कार्य होती है। जब भी शरीर में कोई भी प्रतिजन आएगा उसको नष्ट करने का कार्य किसका होता है? WBC का होता है। तो ये किस कोशिकाएं होती है कुछ जो अपने शरीर को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है और आपके सुरक्षा का कार्य करती है। चौथा एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, इसमें सिर्फ नाम ही है, ज्वर बुखार कहते हैं और आपके सूजन। बुखार आना और सूजन आना भी आपके प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है। बुखार कब आता है? सुन लीजिए, अच्छा होता है बुखार आना जब आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, जीवाणु विषाणु को चले गए हैं और आपका प्रतिरक्षा तंत्र उसको नष्ट करने में सक्षम नहीं है, उसको नष्ट नहीं कर पा रहा, तो शरीर क्या करता है? अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। आपको पता होगा जीवाणु विषाणु जो भी होते हैं उनको दो चीज़ों से नष्ट किया जा सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के। आपको पता होगा अपन घर पे जैसे दूध गर्म करते हैं, दूध में आपको पता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, तो दूध को निकाला जाए तो गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं? गर्म करते हैं तो फटता नहीं है, ठंडा वाला ठंडा हो गया फिर फ्रिज में रख देते फटता नहीं, मतलब वो जो जीवाणु है उसके अंदर वो क्या होते हैं? सक्रिय नहीं हो पाते हैं। तो जब बुखार आता है, बुखार आने का मतलब क्या है कि जब अपने शरीर में जीवाणु विषाणु का इन्फेक्शन हुआ, आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने कोशिश की, उससे नहीं लड़ पाया, तो शरीर क्या करता है? टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ा दो ये नष्ट हो जाएगा। तो बुखार आना क्या है? संकेत है कि भाई आप शरीर इन्फेक्टेड हो गया है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर समर्थ नहीं है उसको लड़ने में। यदि आपके शरीर में इतनी कैपेसिटी होती तो बीमारी क्यों पड़ते आप? भैया बीमार पड़ रहे हो, आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा क्या, उसकी बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है? अपन को बाहरी वातावरण से प्रतिरक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। जो डॉक्टर दवाई इंजेक्शन देते हैं टीका, वो बाहरी प्रतिरक्षा जो इसको क्या करेगी? नष्ट करने का कार्य करती है। तो स्वेलिंग कब आती है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया, किसी जीव ने काट लिया, तो जैसे वो कट करते हैं तो उनके डंक में जहर होता है, तो शरीर की क्रिया बढ़ती है, उसको स्वेलिंग लोग सुझा देते हैं वहाँ से, ताकि वो जो डंक है उसमें जहरीला पदार्थ है वो नीचे वाली कोशिका में नहीं जाए, वो इन्फेक्टेड नहीं हो। तो सूजन आना, बुखार आना, ये सब प्रतिरक्षा के ही भाग है, जो आपको ये संकेत देते हैं कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या है? जरूरी है। किस चीज़ की जरूरत है? कि भाई आपको बाहरी प्रतिरक्षा लेनी पड़ेगी, आपका अंदर वाली जो तंत्र है वो कार्य नहीं कर रहा है। तो अपन पढ़ेंगे सेकंड, जिसे बोलते हैं अर्जित या उपार्जित। एक ही बात है, उपार्जित या अनुकूलित विधि। जो जन्मजात नहीं होती है, बाहरी वातावरणों से ग्रहण की जाती है। मतलब मान लीजिए आपके जब स्वाभाविक प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा काम नहीं करती है, तब अपन को बाहर से क्या लेनी पड़ती है? प्रतिरक्षा लेनी पड़ती है। और ये क्या होती है? विशिष्ट होती है। एक और चीज़ इसका क्या है? सामान्य नहीं होती है, पर्टिकुलर एक चीज़ का कार्य करेगी। जैसे मान लीजिए आपको टिटनेस हो गया, तो टिटनेस का टिक्का लग रहा है, तो क्या है? ये उपार्जित प्रतिरक्षा, बाहर से टीका दिया, किसके लिए? टिटनेस के लिए। तो ये विशिष्ट होती है, किसी एक पर्टिकुलर प्रतिजन के लिए होती है। तो ये विशिष्ट होती है, नेचुरल नहीं होती है, ये बाहरी वातावरण से ग्रहण की जाती है। तो इसका कार्य क्या है कि अपने शरीर में जो प्रतिजन आ गया है उसे प्रतिरक्षी क्रिया करके क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए उपार्जित, अनुकूलित या विशिष्ट विधि कह सकते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रतिजन के प्रति क्या रहेगी? विशिष्ट रहेगी या सक्रिय रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि भाई आप डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया का टीका लगवा लो, टिटनेस का लगवा लो, ये एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं, क्या होती है? देखो उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि भाई आप बीमार हैं टिटनेस से, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसको मान लीजिए टिटनेस की बीमारी हो रखी है, ठीक है, और उसको अपने टिटनेस का टीका लगा दिया। तो ये टिटनेस का टीका क्या करेगा? सिर्फ इस जहाँ पर जो शरीर टिटनेस से पीड़ित है उसको नष्ट करेगा, जो जीवाणु की वजह से हो रखा है उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो नष्ट कैसे होता है? तो ध्यान रखिए भाई, ये क्या कहेंगे? टिटनेस रोग किसकी वजह से हुआ? प्रतिजन की वजह से। प्रतिजन मतलब जीवाणु की वजह से हुआ। क्लोस्ट्रिडियम टिटनी की वजह से होता है, तो उसे मान लीजिए प्रतिजन मान लिया, तो ये प्रतिजन है। अब प्रतिजन है तो अपन को बाहर से क्या देना पड़ेगा? आपने मान लो टिटनेस का टीका दिया, तो ये क्या हो गया? प्रतिरक्षी हो गया। तो ये प्रतिजन क्या करते हैं? प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करते हैं, झगड़ा करते हैं। अब प्रतिरक्षी जब इस पर हावी हो जाता है, अब इसमें प्रतिरक्षी कैसे क्रिया करता है? अभी पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षी जो होता है CMI, कोशिका माध्यित
प्रतिरक्षा के द्वारा क्या करता है, इस प्रतिजन को नष्ट करने की कोशिश करता है। कोशिका माध्यत प्रतिरक्षा देखो क्या होती है, पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, है नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई प्रतिरक्षी जब भी प्रतिजन से क्रिया करती है, अभी पढ़ेंगे प्रतिरक्षी जो प्रतिजन से कुछ पूरा ऐसे नहीं, मान लीजिए ये प्रतिरक्षी है, ये प्रतिजन, इनमें पूरे ऐसे झगड़ा नहीं होगा, पर्टिकुलर कुछ ऐसी जगह होती है वही इनसे जुड़ती है और आपस में झगड़ा होता है, ठीक है। तो प्रतिरक्षी क्या करता है, आपको मैंने अभी बताया था, प्रतिरक्षी में मुख्य रूप से क्या होती है, बी आपके लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, बी लसिकाणु पाई जाती है। ये बी लसिकाणु क्या करती है, टी लसिकाणु को सक्रिय कर देती है और टी लसिकाणु ही क्या करती है, कोशिका माध्यत प्रतिरक्षा करती है। कैसे, ये टी लसिकाणु क्या करेगी, एक जहरीला पदार्थ विसर्जित करेगी प्रतिजन पे, और प्रतिजन पे क्या करेगी, एक पोरफायरिन वाले प्रोटीन के स्राव करती है, जिसकी वजह इनमें छिद्र हो जाते हैं, और छिद्र होने की वजह से प्रतिजन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। और एक कोशिका के द्वारा होता है, इसलिए क्या कहते हैं, कोशिका माध्यत प्रतिरक्षा कहा जाता है। याद हो तो ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत में नहीं पड़ना है, नाम आ गया कोशिका माध्यत प्रतिरक्षा क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करते हैं और क्रिया करके प्रतिरक्षी प्रतिजन को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा जो है, इनके आपके कितने प्रकार है, इनकी क्या बात है, इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले अपन बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर। देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको कहा था दो प्रकार की होती है, तो सबसे पहले सक्रिय के बारे में पढ़ लेते हैं। सक्रिय आपके उपार्जित प्रतिरक्षा या सक्रिय प्रतिरक्षा, देखिए क्या होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है जब शरीर स्वयं, मतलब शरीर खुद किसी पर्टिकुलर प्रतिजन के प्रति क्रिया करता है, खुद एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा। मतलब क्या हुआ, शरीर स्वयं क्या करे, प्रतिरक्षा बनाए, प्रतिरक्षी बनाए, किसके लिए, प्रतिजन के लिए, और प्रतिजन को नष्ट कर देता है, प्रतिजन नष्ट हो जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, शरीर स्वयं क्या करेगा, आपके प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करता है, इसको बाहरी वातावरण से क्या दिया जाता है, प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षी दिए जाते हैं, फिर वो जाके प्रतिजन से क्रिया करते हैं और प्रतिजन को नष्ट करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, निष्क्रिय। जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए, बुखार आ गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, गोली दी, दवाई दी, जो भी दिया, जिससे आप तैयार हो गए, तो आपने जो गोली दवाई ली, ये क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है, क्योंकि गोली या दवाई वो आपके क्या कर रहा है, प्रतिरक्षी का कार्य कर रहा है, प्रतिजन आपके शरीर में ऑलरेडी है, तो ये प्रतिरक्षी क्या करेगा, उस प्रतिजन को जाकर नष्ट कर देंगे और आप तैयार हो जाएंगे। तो ये किस प्रकार की कहलाएगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और मान लीजिए आपको बुखार जुकाम हुआ और आपने कुछ नहीं लिया, ना दवाई ली ना कोई बात, अगले दिन आप तैयार हो गए, तो आपके शरीर ने इसको विषाणु को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपको जुकाम हुआ, तो आपकी क्या गया, सक्रिय प्रतिरक्षा हो गया। सिंपल सी बात, सक्रिय मतलब शरीर जब खुद स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण करे प्रतिजन के लिए, और निष्क्रिय मतलब जब प्रतिजन के लिए प्रतिरक्षा का निर्माण बाहरी वातावरण से हो, शरीर खुद नहीं बनाए, तो उसे क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब अपन इसके आगे बात करते हैं, भाई इसकी क्या क्या है। देखो ये हो गया आपके, मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्या पढ़ा। सबसे पहले प्रतिरक्षा, मैंने आपको कहा था शरीर में एक ऐसी क्षमता होती है जो रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता अपने शरीर में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहा जाता है, ठीक है। अपने पढ़ा कि जो प्रतिरक्षा है उसमें कौन कौन से अंग आपके योगदान देते हैं, बहुत सारी कोशिका है, ठीक है, उसके अलावा आपकी लसिका है, रक्त है, प्लाज्मा है, अस्थि मज्जा है, आपके थाइमस है, यकृत है, ठीक है, ये सभी आपके प्रतिरक्षा तंत्र में योगदान देते हैं, आपके शरीर को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके बाद पढ़ा कि जो प्रतिरक्षा है ये जन्मजात भी हो सकती है और उपार्जित हो सकती है। जन्मजात मतलब जन्म से पाई जा सकती है, उपार्जित मतलब आप ग्रहण कर सकते हैं बाहरी वातावरण से। इसके आधार पर प्रतिरक्षा विधि को दो भागों में बांटा था। पहला पढ़ा स्वाभाविक विधि, जन्मजात विधि, प्राकृतिक विधि, सामान्य विधि, ठीक है, चार नाम थे। उसके बाद अपन पढ़ते हैं उपार्जित विधि, अनुकूलित विधि या विशिष्ट विधि। फिर अपने पढ़ा स्वाभाविक विधि जो होती है उसे सामान्य नाम क्यों दिया गया, जब भी प्रतिजन आएगा वो सभी के बराबर कार्य, सभी को एक साथ क्या करेगी, उसी हिसाब से उनको नष्ट करने का कार्य करेगी, एक हिसाब से कार्य करती है, अलग अलग कार्य नहीं करती है,
ठीक है, एक ही सामान्य रूप से उसको क्या करेगी, नष्ट करने की कोशिश करेगी। उसमें अपने पढ़ा 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले पढ़ा आपके भौतिक अवरोध, जिसमें अपने पढ़ा भौतिक अवरोध के अंदर अपने नाक आहारनाल में सीलिया फ्लेजेला पाए जाते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं कसा पक्षमा पाए जाते हैं, छोटे छोटे बालनुमा संरचना होती है जो आपके धूल के कणों को कीटाणु विषाणु अंदर जाने से रोकती है। उसके अलावा पड़ा म्यूकस होता है जो आपके नाक में, श्वास नली में, आहार नली में, वो जगह पाया जाता है जो जीवाणु विषाणु को उनको अपने शरीर में जाने से रोकता है। उसके बाद पड़ा दूसरा कि भाई आपके भौतिक अवरोध हो गया, दूसरा पड़ा आपके, तीसरा पड़ा था कोशिकीय अवरोध और दूसरा पड़ा था आपके शारीरिक अवरोध, आपके रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध में अपने क्या पढ़ा था कि भाई अपने शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आपके आमाशय के अंदर एसियल अम्ल पाया जाता है, इसके अलावा योनि के अंदर आपके अम्लीय पदार्थ, माध्यम अम्लीय पदार्थ पाया जाता है जो उनके सड़न से उनकी सुरक्षा करता है। उसके अलावा अपने पढ़ा आंसू है, लार है, ठीक है, पसीना है, इनमें भी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो संक्रमण को रोकने का कार्य करते हैं। उसके बाद पढ़ा आपकी कोशिकीय अवरोध कि अपने शरीर में कुछ कोशिकाएं होती है जो WBC के प्रकार है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, आपके साइटोकाइनिन है, किलर कोश, प्राकृतिक किलर कोशिकाएं हैं, ये सभी क्या करती है, मारक कोशिका बोलते हैं जिसे, ये सभी क्या करती है, शरीर में आने वाले प्रतिजन को नष्ट कर देती है। उसके अलावा चौथा पड़ा था ज्वर और सूजन। ज्वर बोले बुखार, मैंने आपको बताया था बुखार और सूजन के बारे में। फिर पढ़ा उपार्जित के बारे में या अनुकूलित के बारे में या विशिष्ट के बारे में कि जब अपने शरीर को बाहरी वातावरण से आपके प्रतिरक्षी दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर प्रतिजन के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, उसी को नष्ट करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ा टिटनस का टीका, डिप्थीरिया का टीके दिए जाते हैं। उसके अलावा इस पढ़ा था उपार्जित प्रतिरक्षा कैसे कार्य करती है कि उपार्जित प्रतिरक्षा में जो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करते हैं और प्रतिरक्षी जो होता है CMI कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा की सहायता से प्रतिजन को नष्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था क्या होता थोड़ा सा। उसके बाद पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब आपके हो गया कि जब अपने शरीर क्या करे कि जब शरीर स्वयं प्रतिजन के लिए क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए, प्रतिरक्षी बनाए, तो उसे बोलते हैं सक्रिय। और निष्क्रिय वाला जब होता है शरीर स्वयं प्रतिरक्षी बनाने में सक्षम नहीं होता है तो बाहरी वातावरण से जो अपन प्रतिरक्षी लेते हैं जो प्रतिजन को नष्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में थोड़ा सा और, वे सिंपल सा बताया था कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होता है उनकी बात करते हैं आगे। देखिए प्रतिजन, अभी बात करें प्रतिजन मैंने क्या बताया, अपने शरीर में आने वाला कोई भी पदार्थ जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है क्या कहलाएगा, प्रतिजन कहलाएगा। प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं, मुख्य रूप से ध्यान रखना प्रोटीन के बने होते हैं। पहली बात किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं, प्रतिजन के साथ जुड़कर उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो होते हैं पूरे आपस में नहीं जुड़ते हैं, प्रतिजन पे और प्रतिरक्षी पे जुड़ने के लिए कुछ निश्चित स्थल पाए जाते हैं जहाँ पे जुड़ते हैं और आपस में क्रिया करते हैं। और प्रतिरक्षी जो होते हैं मैंने अभी आपको बताया था कोशिका माध्यत प्रक्रिया के द्वारा, कोशिका माध्यत प्रतिरक्षा के द्वारा क्या करते हैं, प्रतिजन को नष्ट करते हैं। ये क्या होती है कि जैसे ये प्रतिजन अपने शरीर में आता है तो प्रतिरक्षी क्या करता है कि जो आपके लसीकाणु है, बी लिम्फोसाइट है, इसको क्या करता है, संकेत करता है। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी सहायक कोशिका जो होती है उसको संकेत कर देती है। ये बता रहा हूँ प्रक्रिया क्या होती है। और टी सहायक कोशिका जो होती है वो क्या करती है, कोशिका माध्यत प्रक्रिया, कोशिकाओं की सहायता से प्रतिजन को क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। कैसे नष्ट करती है, ये जहरीले पदार्थ स्त्रवण करती है, उस जहरीले पदार्थ स्त्रवण की वजह से फिर विलय बन जाती है और फिर ये प्रतिजन इसमें फंस जाता है, उस जहरीले पदार्थ की वजह से मर जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, प्रतिजन की भित्ति को क्या कर देती है, फट जाती है और प्रतिजन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्रिया होती है। अब प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन के बारे में डिटेल, प्रतिरक्षी क्या होता है उसके बारे में डिटेल, कितने प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं उनकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।